मैं राकेश वर्मा। मित्रों, वैसे आज का बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये था कि किस तरह से हमारे देश में कोरोना टीकाकरण में एक जिहाद चल रहा है। कोरोना टीका का बर्बादी तो पूरे राज्यों से आ रही थी, उसमें कुछ गैर जरूरी था, कुछ लापरवाही था और कुछ मजबूरी था। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और रामपुर से जो सूचनाएं आई हैं वो निंदनीय नहीं है, बल्कि वो आपराधिक है और वो सरेआम सज़ा देने के योग्य है। क्योंकि वो एक नर्स के द्वारा, मैं नाम रखूँगा तो आप लोग उसको धार्मिक एंगल दे देंगे, एक नर्स सुई चुभोती थी, इंजेक्शन को इंजेक्ट नहीं करती थी और निकाल करके उस सिरिंज को फेंक देती थी। उसका उद्देश्य होगा कि भाई लोग जो टीका ले लेंगे, चूँकि उनमें वैक्सीन जाएगा नहीं तो वो कोरोना से प्रोटेक्ट नहीं होंगे, और बाद में जब उनको कोरोना संक्रमण हो जाएगा तो वो देश भर में सरकारों की बदनामी होगी कि टीका के बाद भी आदमी संक्रमित हो रहा है। इस पर विस्तार से चर्चा अगर कल कुछ बहुत घटना बड़ी नहीं हुई तो कल करेंगे। आज मैंने इसी विषय पर अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन शाम होते होते मुझे एक घटना ने बड़ा पीड़ा पहुंचाया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं बोला नहीं, इसी पर बात किया जाए, क्योंकि ये बड़ा दुखद विषय है। एक तो सबसे पहले मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सबसे बड़ा भारत के जनता से हाथ जोड़ के मांग करता हूं कि वो जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल को पूर्वी बंगाल बनने से बचाए, और इसके पहले कि पश्चिम बंगाल में भारत के नागरिक की प्रवेश के लिए वीज़ा, पासपोर्ट और कोई और दस्तावेज दिखा करके जाना पड़े, अपने राजनीतिक स्वार्थों को छोड़ करके वहाँ जरूर जल्द से जल्द बड़ा से बड़ा एक्शन की ज़रूरत है। ये भूल करके कि देश के राजनीतिक लोग क्या कहेंगे और देश के कुछ जनता क्या कहेगी, पूरी बहुमत आपके साथ है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो कोई नहीं करेगा वो मोदी करेगा। एक हैशटैग भी चला था, तो मोदी है तो मुमकिन है। काहे परेशान हो, आएगा तो मोदी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि काहे परेशान हो, करेगा तो मोदी है। माननीय मोदी जी, ये सीधे आपको टैग किया है वीडियो मैंने, मुझे मालूम है आप नहीं देखेंगे, बट आपके अधिकारीगण ज़रूर देखेंगे, उस पर विचार करिएगा। आपके शासन में आने से पहले कहा जाता था कि धारा 370 छू के तो देखो, आपने न सिर्फ छुआ बल्कि हटाया और देश भर का समर्थन पाया, जम्मू कश्मीर के लोगों का आशीर्वाद और समर्थन दोनों पाया। उसके बाद चुनाव हुआ, लोगों ने खुल के मतदान दिया। 90% मतदान तो हमारे और किसी देश में होता ही नहीं जितना जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप में हुआ। लोग कह रहे थे कि मंदिर पर छू कर देखो कतलाम मचा देंगे। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम के पवित्र जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया और कहीं कोई चूक तक नहीं हुआ। लोग कहते थे कि 3 तलाक छू के तो देखो, ये आसमानी किताब है और इस पर छू के तो आसमाने में सीधे जाओगे। न सिर्फ आपने उसको ख़त्म किया, बल्कि देश दुनिया के मुस्लिम महिलाओं का जो आशीर्वाद, शुभकामनाएं और दुआएं पाए, वो अनमोल धरोहर है, आपके लिए है। आदरणीय कुमार सिन्हा साहब को नमस्कार। मैं माननीय प्रधानमंत्री आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि पश्चिम बंगाल को तुरंत आप मेन स्ट्रीम में लाएंगे। इसके पहले कि वहाँ पर जाने के लिए कोई वीज़ा, पासपोर्ट या कोई विशेष अनुमति पत्र की आवश्यकता महसूस होने लगे, उस पर एक बड़ा ऑपरेशन करेंगे और ये नहीं देखेंगे कि दुनिया क्या कहती है। हमारे भोजपुरी में कहावत है कि लोगवा का कही, अरे लोगवा तो उन्हीं मैंने ना कही तोहरा कहते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी की एक कुदृष्टि से न सिर्फ पूरे दुनिया में पश्चिम बंगाल का जग हंसाई हुआ, बल्कि पश्चिम बंगाल में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों का मानमर्दन भी हुआ। एक तो ममता बनर्जी ने इसको बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया कि हमारे पास एक ही बंगला भाषी है, बंगाली है, उसको भी केंद्र प्रताड़ित कर रही है।
केंद्र को अधिकार है नहीं अधिकार, इसमें मैं बाद में बात करूँगा। पहले ममता बनर्जी के बंगला में बोले गए उस बयान का हिंदी तर्जुमा रूपांतर आपके सामने रख रहा हूँ। चूँकि मुझे बंगला आता है, मैं बेशक मेरा फ्लो बंगला में बंगालियों जैसा न हो, लेकिन समझने की शक्ति मेरी बंगालियों से कम नहीं है, अगर ज़्यादा नहीं है। तो उनके बंगला में बोले गए और अंग्रेजी में बोले गए को मैं अक्षर से समझा। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये बंगाली अस्मिता का बात है, एक बंगाली बोलने वाला चीफ सेक्रेटरी है उसको भी हटाया जा रहा है, ये बंगालियों को प्रति अपमान है। उनके बात से दो तीन चीज़ निकल के आई। एक तो निकल के आई कि भाई बंगाल में एक ही समझदार IAS अफसर है जो चीफ सेक्रेटरी पर लगा, बाकी सब नकारे और नालायक है। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे तमाम अधिकारियों से क्षमा मांगता हूँ उनको नालायक, नकारा और बेमतलब का कहने के लिए। यह ममता बनर्जी का रही है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इतने बड़े राज्य में एक ही अधिकारी है जो पूरे को कंट्रोल कर रहा, बाकी लोग नालायक हैं, नकारे हैं, बेमतलब के हैं। ये ममता बनर्जी कर रही है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मेरे लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारियों के प्रति बहुत आगाह सम्मान है। मैं शीश झुका के उनके लिए सजदा करता हूँ। मेरे बात का अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे मन में तो आपकी काबिलियत पर रत्ती भर भी संदेह नहीं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी आदरणीय, अनुकरणीय और सम्मानीय परीक्षा पास करके आप गए हैं। आपने आपको प्रूव किया है आपने कि आप किसी भी तरह के झंझावात से निपटने की क्षमता रखते हैं, किसी भी तरह के टेंशन को पेंशन दे देने की क्षमता रखते हैं। आप जहाँ भी रहेंगे आपकी ट्रेनिंग इतनी मजबूत होती है कि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं और कॉमर्स सेक्रेटरी के रूप में आप कॉमर्स के परिचालन खूब बढ़िया से करते हैं। आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और विज्ञान और तकनीकी मंत्रालयों के सचिवालय में आप खूब बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि वो आपके काम करने की तरीका और आपके दक्षता पर आपकी नियुक्ति हुई है, ना कि विज्ञान के विशेषज्ञता के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है। तो मुझे आप पर बिल्कुल संदेह नहीं है, ममता बनर्जी के संदेह। अब आता है कि ममता बनर्जी हर मामले में बंगाल की अस्मिता से जोड़ देती है, तो क्या बंगाल भारत का अभिन्न अंग नहीं है? मतलब बंगालियों का अपमान भारतवासी का अपमान नहीं है, भारत का अपमान नहीं है? और क्या बंगाल का स्वाभिमान की ठेका सिर्फ ममता बनर्जी के पास है? बाकी वो जो 44-45 सांसद विधायक जीत गए हैं वो सब बंगाल के प्रतीक नहीं है, उनको चुनाव में बंगालियों ने मतदान नहीं दिया। ममता बनर्जी कोई बात पता नहीं पड़ेगी। ममता बनर्जी न सिर्फ अपनी राजनीतिक कुचक, कुदृष्टा और दुष्टता के वजह से देश भर में एक बहस छेड़ दी है कि क्या अब केंद्र सरकार मूक दर्शक बनेगा, सिर्फ कुरियर एजेंट है कि वो अधिकारियों को चिट्ठी देगा और चिट्ठी का वो अधिकारी गण उसका कोई जवाब नहीं देंगे। मुझे ये पता नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी ने इग्नोर किया या उनको इग्नोर करने के लिए मजबूर किया गया। जो तकनीकी पहलू है उस पर थोड़ा सा बात आपके सामने रख दूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं चीफ सेक्रेटरी लेवल के कुछ अधिकारियों को निजी तौर पे जानता हूँ, कुछ के साथ रिश्तेदारी है, कुछ के साथ यारी है और एक आध सहपाठी भी रहे हैं। तो ऐसे लोगों से परिचय है। ये लाइव लगाने से पहले एक बार मैं उनसे बात करना चाहा कि कानूनी पहलू क्या है। एक अवकाश प्राप्त गृह सचिव हैं मेरे जानने वाले उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि राकेश ऐसा है, एक बार कैडर अलॉट हो जाने के बाद नौकर तो हम केंद्र सरकार के हैं, लेकिन नौकरी हमें राज्य सरकार की करनी है। राज्य सरकार जहां मुझको भेजे वहां जाना है। मैं बोला ये केंद्र सरकार ने जो बुलाया वहाँ के चीफ सेक्रेटरी वो क्या गैर कानूनी था? बोला नहीं, उनको कानूनन अधिकार है अपने अधिकारी को बुला देने के लिए, क्योंकि भारतवर्ष के IAS IPS केंद्र सरकार के ही नौकर हैं, लेकिन नौकरी उनको राज्य सरकार के हिसाब से करना है। जैसे अगर कोई 15 साल की नौकरी किया हुआ है तो वो अगर रिजाइन करता है तो वो केंद्र सरकार की अनुमति के बाद रिजाइन होगा, और अगर 15 साल से ज़्यादा हो गया है तो उसकी राज्य सरकार से अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब वो रिजाइन राज्य सरकार के अनुमति के बाद ही करेगा। उसी तरह से रिलीव और ट्रांसफर ये राज्य सरकार के अनुमति के बाद ही होगी। चीफ सेक्रेटरी अगर चाहते भी होंगे कि मैं केंद्र सरकार की उस आदेश का पालन करूं, केंद्र सरकार मतलब गृह मंत्रालय के, कि मैं जाकर DOPT में रिपोर्ट कर दूं 31 तारीख आज 10 बजे, तो वो अगर पश्चिम बंगाल की सरकार उनको रिलीव नहीं करेगी तो वो नहीं जा सकते, और अगर वहाँ से छोड़ के आएंगे तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, क्योंकि राज्य सरकार ने उनको रिलीव नहीं किया। मतलब राकेश मेरे हिसाब से बंगाल के चीफ सेक्रेटरी जो कि अब नहीं है, मतलब
कल तक थे, मतलब आज दिन में तक थे, जो नए चीफ सेक्रेटरी अब थोड़े देर तक थे, उनकी स्थिति साफ छुछुंदर की हो गई। अगर केंद्र की आदेश मान करके डीओपीटी में आते हैं तो राज्य सरकार के तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है, और अगर राज्य सरकार का बात मान के केंद्र सरकार के आदेश का अवहेलना करते हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से चार्जशीट पा जाएंगे। मतलब उनकी दुर्दशा दोनों तरफ से, मतलब वो दोनों तरफ से पीटे जा रहे हैं। वो चाहे 1% मान लिया जाए कि वहाँ के चीफ सेक्रेटरी जानबूझ के ऐसा कर रहे होंगे, तो मैंने उनको कहा कि भाई एक प्रश्न तो बनता है कि जब चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया था प्रधानमंत्री के हाथ, तो वो आए क्यों नहीं? बोला वहाँ भी 2 प्रश्न है। जैसा कि ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि चूंकि मुझे हेलीकॉप्टर से आना था और प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर का रूट लगा था, तो ये सच्चाई है कि अगर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का एयर रूट लग जाता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से हो या हवाई जहाज़ से हो, तो बाकी सारी विमानें उड़ान भरना बंद कर देती हैं, रोक दी जाती है। किसी भी तरह की कोई हवाई यातायात उस वक्त नहीं होता अगर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या बहुत ज़्यादा सुरक्षित राष्ट्राध्यक्ष बाहर के अगर आते हैं। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा तो जिस रूट से आएगा उस रूट की हवाई यात्राएं बंद कर दी जाएगी। मतलब जैसे वो दिल्ली से मुंबई उड़ान पे है तो दिल्ली मुंबई रूट की सारी जहाज़ें, प्राइवेट जहाज़ें, हेलीकॉप्टर्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स, ये सारे चीज़ें बंद कर दी जाएंगी, उनको रोक दिया जाएगा। तो ममता बनर्जी तो इस बात को जानती है, उसने ये खेल खेला। लेकिन ममता बनर्जी की ये बात बचकानी है, वो बंगालियों को बेवकूफ़ नहीं बना सकती, वो मछली भात वाला दिमाग है, उनसे तेज है। असल में क्या होता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष की जब रूट लगती है तो हफ्ता दिन पहले से रिहर्सल होता है, हफ्ता दिन पहले से रूट लगा होता है, एक दिन आज का रूट नहीं है। और कई बैकअप रूट और बैकअप प्लान भी होता है कि अगर ये फेल कर जाए तो बी फेल कर जाए तो सी। तो ममता बनर्जी चूंकि राज्य की प्रमुख है तो एसपीजी उनके को रूट समझाई होगी कि इस रूट से प्रधानमंत्री को जाना है, इस टाइम पे जाना है, और प्रधानमंत्री का जहाज लेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको कौन सा ट्रैफिक में पहुंचना, ट्रैफिक रोक के पहुंचेंगे। मेरा जहाज छूट सकता है, कई बार जहाज छूट गई है, ऑटो वाले ने देर कर दी, रास्ते में 2 लोगों ने झगड़ा कर दिया, गाड़ी नहीं आगे जा पाई। कई बार जाते, एक बार मैं मेट्रो से गया था, मेट्रो फेल हो गया, तब भी मतलब ये ऐसा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए तो ऐसा है नहीं, प्रधानमंत्री जहाँ से जाएंगे, जहाँ तक जाएंगे वो रास्ता खाली करा दिया जाएगा। तो ट्रैफिक उनके ड्राइवर को मालूम है कि 15 मिनट में पहुँचना है तो 15 मिनट में पहुँचना है, क्योंकि उनको 16वां मिनट लगेगा नहीं। उसी तरह से मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के भी रूट लगता है। तो अगर प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर उड़ने का रूट पहले से निर्धारित था तो मुख्यमंत्री उसके पहले अपना हेलीकॉप्टर लेके क्यों नहीं चली गई? पहले तो जा सकता था, वो बाद में जाने की इंतजार क्यों की? जब प्रधानमंत्री को इंतजार कर उनको मार दो, तब प्रोटोकॉल में मुझे पहले जाना है तो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पहले जाता। अब आते हैं उस अधिकारी पर। हो सकता है मुख्यमंत्री अपनी दुष्टता दिखाने के लिए, अपनी धृष्टता दिखाने के लिए चीफ सेक्रेटरी को अपने साथ रख ली हो कि आप मेरे साथ चलिए, बाढ़ की और विविधता की आकलन करना है। तो चीफ सेक्रेटरी तो मारा गया ना, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी को नौकरी तो मुख्यमंत्री के आदेश पर ही करना है, राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर ही करना है। तो ये कुल मिलाकर के मुझे लग रहा है कि बंगाल के निवर्तमान चीफ सेक्रेटरी से ज़्यादा दोषी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो अपने हार की खींच मिटा रही हैं और नरेंद्र मोदी के मुकाबले अपने आप को दृढ़ दिखाने के लिए और देशवासियों को बताने के लिए कि मैं नरेंद्र मोदी का मुकाबला करूंगी, उसके लिए चाहे भारत का स्वाभिमान खतरे में पड़ जाए, भारत का संविधान खतरे में पड़ जाए या भारत का आन बान शान खतरे में पड़ जाए, भारत और बंगाल के बीच आपसी खाई पीपुल टू पीपुल हो जाए, उससे ममता बनर्जी को कोई मतलब नहीं। ये बात तो खैर बंगाल की जनता बताती, लेकिन अनफॉर्चुनेट है हमारे देश में कि हमारे देश में जेल से रहने वाले आतंकवादियों को वोट मिल जाता है। हमारे यहाँ नारदा, शारदा, बलात्कारी तक को वोट मिल जाता है और जीत के भी आ जाते हैं। तो देशवासियों के समझ पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कहना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ दोष दूंगा नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल के सरकार को बर्खास्त करे, क्योंकि पश्चिम बंगाल यहाँ संविधान खतरे में है। एक मौका नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2019 में गंवा दिया है, जब सीबीआई की टीम को ममता बनर्जी ने गिरफ्तार कर लिया था। अब एक और मौका आया था जब सीबीआई की टीम उनके 3 मंत्रियों को गिरफ्तार कर गई थी, तो सीबीआई कार्यालय में जा करके
अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और अधिकारियों को धमकाने का प्रयास किया। ममता बनर्जी को उस वक्त ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, और अगर गिरफ्तारी में प्रोटोकॉल है तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए था। क्योंकि अगर संविधान खतरे में पड़ जाए, संविधान का अनुशंसा ना हो, संविधान का अनुपालन ना हो, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने का पर्याप्त स्कोप होता है। लेकिन फरवरी 2019 में नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक स्वार्थ और लाभ के लिए नहीं लगाए होंगे, क्योंकि अब बस कुछ दिन चुनाव है। अगर मैं राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो ममता बनर्जी को सिंपैथी वोट मिल जाएगा और वो प्रचुर मात्रा में विजय प्राप्त करेगी। हमें जो उम्मीद है कि अगली बार पश्चिम बंगाल में बेहतर करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। उस अरमान पर तो पानी फिर गया है आपके पश्चिम बंगाल की जनता। पश्चिम बंगाल में आपको बता दी कि आप विपक्ष में रहिए, वो 3 सीट से 45 सीट दी, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सरकार तो 5 साल ममता बनर्जी की चलेगी। तो अब जो संविधान खतरे में पड़ रहा है, कम से कम उस पर तो आप एक्शन लें। पश्चिम बंगाल के जनता को 6 महीने तक खुली हवा में सांस लेने का मौका तो दे। आपको क्या अधिकार है पश्चिम बंगाल के जनता का गला दबा करके रखना, उनके नाक पर ऑक्सीजन मास्क की तरह से एक बुराई, डर और खौफ का मास्क लगाने का? आपको कहाँ अधिकार है भाई? ये एक मौका है, संविधान खतरे में है कि चीफ सेक्रेटरी को बुलाने के बाद भी ममता बनर्जी नहीं छोड़ेगी। ममता बनर्जी ने पिछले बार 3 महीने का एक्सटेंशन मांगा था इस चीफ सेक्रेटरी के लिए, आपने दे भी दिया था। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर बाली बैरी सुग्री प्यारा कौन नार नाथ नहीं मारा, रामायण में लिखा हुआ है कि आखिर इस अधिकारी से, या वो जो अधिकारी जो कन्विक्टेड होता है, जो सस्पेक्टेड होता है, या जिसको केंद्र सरकार वापस बुलाती है, उससे ममता बनर्जी का प्रेम कैसे जग जाता है, ये बात समझ में नहीं आता। ये चिंता का विषय है, गहन जांच का विषय है। बंगाली समुदाय को इस विषय विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आखिर ऐसा क्या है उस अधिकारी में? कोई अनुचित लाभ, एक दूसरे को गिव एंड टेक का रिश्ता है क्या? क्योंकि ममता बनर्जी ने उस अधिकारी को, जो कल मतलब निवर्तमान चीफ सेक्रेटरी है, उनको अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया। ये एज यूजुअल था, ये था कि 31 मई जो उनका कार्यकाल एक्चुअल है, उसके बाद अगर वो केंद्र में नहीं जाएंगे तो नौकरी तो नहीं कर पाएंगे, ना चीफ सेक्रेटरी के रूप में, ना डीओपीटी के डायरेक्टर के रूप में। तो उनके पास एक ही ऑप्शन था, त्याग पत्र दे और अपनी इज्जत बचाए। ममता बनर्जी का बर्दाश्त उनके पास है, नौकरी उनकी बनी रहेगी, रुतबा बना रहेगा, कमाई बनी रहेगी। ममता बनर्जी के माध्यम से जो भी मलाई ले रहे होंगे या जो बेनिफिट ले रहे होंगे वो बना रहेगा, तो उसमें तो कहीं उनको दिक्कत थी नहीं और दिक्कत हुई भी नहीं। ठीक है, यूजुअल जो हम लोग अनुमान किए थे, मैं अपने पिछले वाले वक्तव्य में कहा भी था कि चीफ सेक्रेटरी, मुझे लग रहा है ममता बनर्जी को मैं जितना जानता हूँ कि वो दिल्ली नहीं भेजेंगी और चीफ सेक्रेटरी नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। तो उनके लिए बढ़िया रहेगा कि वो बजाय दिल्ली आने के रिजाइन कर दें, क्योंकि वैसे भी उनकी 31 मई तक ही नौकरी थी। उनके सुविधाओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेंशन पेंशन उनका सब चलता रहेगा। और ममता बनर्जी कोई लाभ का पद उनको दे दी, उन्होंने दे दिया, सलाहकार नियुक्त कर दिया, मतलब रुतबा वही हो गया, तनख्वाह वही हो गया, रैंक वही हो गया, उनके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जग हंसाई हुई ममता बनर्जी की राजनीतिक धृष्टता की और नरेंद्र मोदी की उस बात में कि आखिर उन्होंने अधिकारी को बुलाया। अब आते हैं इस पर उपजे बवाल पर, अब उसी पर कर रहे हैं सवाल पर। मित्रों, अब हमारे देश में मुद्दा कुछ नहीं रहा। मुद्दा ये है कि अगर रामदेव यादव कुछ कहते हैं तो वो तमाम लोग जो नरेंद्र मोदी विरोधी हैं वो रामदेव को गाली देने लगेंगे, गलत बयानी करने लगेंगे। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी पक्षधर हैं, मोदी भक्त हैं, मोदी के समर्थक हैं, वो सब रामदेव यादव को भगवान का दर्जा देने लगेंगे। ये कोई नहीं देखेगा कि उनमें कमियां है कि मतलब अच्छाई है, बुराई है कि अच्छाई है, कितना बुराई है, कितना अच्छाई है, न्यूट्रल है, समान है, कितना, ये चर्चा नहीं। चर्चा ये है कि भाई मोदी, रामदेव मतलब मोदी के भक्त और रामदेव की तारीफ, रामदेव मतलब मोदी के विरोधी, रामदेव का शिकायत। रामदेव बलि का बकरा है, मोहरा बन जाते हैं मोदी भक्त और मोदी विरोधियों के बीच के, वो दो पार्टों के बीच में पिसने लगते हैं। उसी तरह से चीफ सेक्रेटरी है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कांग्रेस, भाजपा, सपा और कम्युनिस्ट का कोई मामला बनता है। ये तो एक प्रशासनिक मामला है, प्रशासनिक डीओपीटी डिपार्टमेंट और डायरेक्टर ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और एक उसके अधिकारी के बीच का मामला है। इसमें तो किसी राजनीतिक दल को बकवास करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारे देश के लोग बकवास कोरोना पर करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कोरोना के साइंटिस्ट हो, और हमारे देश की जनता उनको जुतियाँ नहीं मारती।
हमारे देश में कोरोना वैक्सीन को कहा जाएगा कि नहीं, ये तो नहीं लगाएंगे, भाजपा का वैक्सीन है। और जब देख लेते हैं कि इससे कुछ बहुत ज़्यादा उत्पाद नहीं मचा तो कहते हैं कि वैक्सीन 3 दिन के अंदर जल्दी से जल्दी दीजिए, 150 करोड़ वैक्सीन 1 मिनट में निकलवाइए जल्दी से, जैसे वो बारिश में गिरने वाला हो वैक्सीन। तो ये तो हमारे देश के वाहिद मुल्क है और इस तरह से वाहिद पॉलिटिशियंस हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो पॉलिटिशियनों ने अपने अपने हिसाब से कहा, जो मोदी विरोधी थे वो कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप कल एक्सटेंशन दिया और आज बुला लिए। अरे भाई, इससे बड़ा अपमान क्या होगा। भारत के प्रधानमंत्री हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आधे घंटे तक ये चीफ सेक्रेटरी इंतजार करवा दिया। ये प्रोटोकॉल है मेरे भाई, ये भारत का अपमान है, भारत के नागरिक का अपमान है, नरेंद्र मोदी का नहीं है। नरेंद्र मोदी को कौन सा घास काटने जाना था कि यार उनकी मजदूरी मर गई। वो तो पश्चिम बंगाल में आधा घंटा का, वो आधा महीना भी वहाँ रहेंगे तो वो तो वहाँ पर उनका लाव लश्कर एसपी सुरक्षा सब होगी और दिल्ली से जहाज में भर के फाइल जाएगी, वो वहाँ पर काम करेंगे। नरेंद्र मोदी कलकत्ता से काम करो, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मोदी को आधा घंटा इंतजार कराना देश के स्वाभिमान का पर थक्का है, स्वाभिमान को इंतजार कराना, देश के आन बान शान को इंतजार कराना है। मतलब पूरे भारतीयता की ऐसी तैसी होगी एक अधिकारी और एक मुख्यमंत्री के द्वारा। हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया होने के नाते नरेंद्र मोदी मेरे भी प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी के भी प्रधानमंत्री और उस चीफ सेक्रेटरी का भी प्रधानमंत्री है जिन्होंने उनको इंतजार करवाया। तो हमारे राजनीतिक दल के लोग ये सोचते नहीं, वो तो सोचते कि भाई एक मौका मिला है मोदी के विरुद्ध बोलने का, बोल दीजिए मुँह उखाड़ करके, और टीवी वाले तो दिखाई देंगे। और अब टीवी भी जरूर नहीं है, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर पर ट्विटर करते रहिए। मित्रों, हम सब लोग देशभक्त लोग हैं, देश में सामंजस्य बना रहे, केंद्र राज्य के बीच आपसी सामंजस्य बना रहे, ये जानना चाहते हैं, ये चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरह से ओछी और छोटी राजनीति होगी तो मैं समझता हूँ कि केंद्र राज्य के बीच संबंधों में मधुरता के जगह कटुता आएगी, और कटुता निर्माण के लिए नहीं, विध्वंस का परिचायक है। पश्चिम बंगाल वैसे हाथ से निकलता जा रहा है, इसके पहले कि वो सीधे पूर्वी बंगाल हो जाए और वो एक अलग राष्ट्र के रूप में अपने आप को घोषित कर दे कि हम तेरा कानूनी नहीं मानेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सीबीआई को नहीं मानती, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के आदेश को नहीं मानती। तो अब एक रह गया सिर्फ रुपया को मानना। तो कल को हो सकते हो कहेगी कि नहीं मैं बंगाला टाका चलाऊंगी, इंडियन रुपया की मेरे को जरूरत नहीं है। उस दिन के इंतजार में अगर नरेंद्र मोदी बैठे हैं तो उनको महानता है, भैया धन्य हो आप। और नहीं तो आम जनमानस आपके साथ है। जिस तरह से आपने बड़ा बड़ा काम किया, चिंता नहीं की विपक्ष की, उसी तरह से ये भी काम कीजिए, चिंता मत करें विपक्षी, पूरा राष्ट्र आपके साथ है। इन्हीं सबके साथ मैं राकेश परमार एक बार दुआ करता हूँ कि हमारा समस्त राज्य और केंद्र के बीच सामंजस्य बना रहे। राजनीतिक कटुता अलग है और केंद्र राज्य संबंध अलग है। पश्चिम बंगाल के बगल का ही राज्य है उड़ीसा, वहाँ देखिए नवीन पटनायक केंद्र सरकार के विरोधी हैं, और चुनाव हो जाने के बाद जिस तरह से केंद्र राज्य बीच सामंजस्य बनाने का आइडियल प्रस्तुत कर रहे हैं, ममता बनर्जी को उससे सीखना चाहिए। ममता बनर्जी अभी तीसरा टर्म शुरू हो रही है और नवीन पटनायक भी पूरा करने वाले हैं। अभी पश्चिम बंगाल में एक छत्र राज्य ममता बनर्जी का नहीं है, लेकिन उड़ीसा में नवीन पटनायक का एक छत्र राज्य, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो उनके चक्कर में। तो ममता बनर्जी को अपने पड़ोसी राज्य उड़ीसा के मुख्यमंत्री से सीखना चाहिए और पूरा देश सीखे, राजनीति ऐसी होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ अखंड भारत, मजबूत भारत, न हिंदू राष्ट्र न खालिस्तान, अखंड रहे हमारे हिंदुस्तान की चाहत रखने वाला मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।